में सादर नमस्कार करता हूँ। हमारे बीच आज उपस्थित हैं कार्यक्रम में जिला उद्योग व्यापार विभाग से महाप्रबंधक एंड डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री से भी आए हुए हैं हमारे बीच में धीरेन्द्र सर। मैं आप दोनों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग से संपर्क करने के बाद आप लोग ने कार्यक्रम के लिए समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए। आज यह मंच केवल एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि हमारे विद्यार्थी के भविष्य को नई दिशा देने का एक संकल्प प्रयास है। आज हम सब यहाँ शासकीय पॉलिटेक्निक गरियाबंद में आयोजित स्टार्टअप जागरूकता एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज का दिन उन सपनों की शुरुआत है जो नौकरी खोजने से आगे बढ़कर नौकरी देने वाले बनने की सोच रखते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को स्टार्टअप, उद्यमिता, दैट मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी एंड शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करना तथा उन्हें आत्मनिर्भरता बनने की ओर प्रेरित करना हमारा उद्देश्य है कार्यक्रम के माध्यम से। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टार्टअप तभी स्टार्ट की जाती है जब आपके पास कोई आइडिया था या फिर आइडिया जनरेट होती है। आइडिया कब जनरेट होती है? उसकी एक कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब तक आपके पास आवश्यकता या फिर मजबूरी परेशानी नहीं आएगी, आपका नया इनोवेशन जो है आपके सामने नहीं आएगी। जब आप किसी चीज में आप उलझ जाते हो तब आप उससे सॉल्यूशन करने के लिए आप रास्ता खोजते हो। उस समय आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज जनरेट होती है। आइडिया जो जनरेट होती है उस समय आप सोचते हो कि ये चीजें इस तरह से क्यों नहीं हुआ। तो उसको कई लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको स्टेप लेते हैं। तो इनिशियल जो स्टेप होती है वो स्टार्टअप होता है। फिर उसको बड़ा रूप देने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजमेंट करते हैं, उसको कहीं पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम स्टेप फॉलो करते हैं। एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, एग्जीक्यूशन एंड डिमांड एंड सप्लाईज पे हम वर्क करते हैं। तो ये सब की जानकारी देने के लिए हमारे बीच उद्योग विभाग से महाप्रबंधक आए हुए हैं। इस सब कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले मैं हमारे बीच उपस्थित अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को चालू करने से पहले एक दीप प्रज्वलन कर लें, उसके बाद ही स्टार्ट करें। सभी आमंत्रित। सर यहाँ पे आइए सर। प्रिंसिपल करिए सर यहाँ पे।
लगाते हैं इसमें। चल हमारे बीच उपस्थित हैं महाप्रबंधक, उनको स्वागत करने के लिए मैं प्रिंसिपल सर से आग्रह करूंगा कि श्रीफल के भेंट करते हुए उनका स्वागत करें और उनका स्वागत करें। क्लैपिंग। चंद्रेश सर से मैं आग्रह करूंगा कि वो हमारे बीच डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री से पधारे हुए धनेश सर का स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम में विस्तार से जानकारी और इससे संबंधित योजनाओं के बारे में हमारे बीच में महाप्रबंधक और एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनके द्वारा हमें अधिक मार्गदर्शन और दिशा देने के लिए उपस्थित हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम प्रस्तुत करें। सर ये जो है ना यहाँ पर लगा लीजिए। हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों का और यहाँ बैठे सभी अतिथिगण सबका बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो कार्यक्रम है उसका जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि हम स्टार्टअप्स के बारे में जानें। जैसे कि मैंने आते ही सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये किया कि क्या आप आइडियाथॉन के बारे में जानते हैं? ये आपके राज्य का ही एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम स्टूडेंट्स को और स्टार्टअप्स को ये बोल रहे हैं कि आप एक आइडिया जनरेट, जो भी आपके माइंड में आइडिया आते हैं उसके बारे में बताएं। ये इवेंट हमारे राज्योत्सव के टाइम पे हो चुका है और अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्दर और आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी खो दी है। वो हम इस इवेंट में हमने एप्लीकेशंस ली पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के स्टूडेंट्स से मिलकर, उनको समझाकर कि ये एप्लीकेशंस आप अपने आइडिया दीजिए और अगर वो आइडिया पसंद आता है तो टॉप 5 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे और उनको प्राइज मनी दिया जाएगा बाय आवर ऑनरेबल सीएम, जिन्होंने ऑलरेडी हमने 5 टॉप सेलेक्ट भी कर लिए। बट हमारा फर्दर आइडिया ये भी है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अच्छे स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करें और अच्छे आइडियाज को सिलेक्ट करें। अब आप लोगों के बीच में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं, और अगर आप में से किसी को पता है तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि उनको क्या पता है कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं, किस चीज को स्टार्टअप कहा जाएगा। हम सुनते हैं डे टू डे एक्टिविटीज में स्टार्टअप्स किस चीज को कहा जाता है। व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं आप लोग? फेसबुक भी यूज करते होंगे? नहीं यूज करते आप लोग? व्हाट्सएप यूज करते हो? मेजॉरिटी ऑफ जनरेशन जो है व्हाट्सएप फेसबुक यूज करती है। आजकल ब्लिंकिट यूज करते हो? जोमेटो, ओला, उबर, क्या है ये? स्टार्टअप्स है। इसके अलावा भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। ये कुछ टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। अब आप इनमें कॉमन क्या है?
मैं आऊँगा प्रेजेंटेशन पर, डेफिनेटली मैं आऊँगा, बट मैं आपको पहले ये पूछना चाह रहा हूँ, इसमें कॉमन क्या है? सर्विस, तो चलो ठीक है, सर्विस दे रहे हैं, और सर्विस तो बहुत सी चीज़ें दे रही हैं। मैं अभी जो आपको ये वर्कशॉप दे रहा हूँ, ये भी एक सर्विस में ही गिनी जाएगी। इसमें कॉमन है लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम को सोल्व करना। आज आप घर पर जाकर, जब घर पे बोलते हैं ना कि राशन की एक लिस्ट दे दी आपको, तो आपके दिमाग में भी आता है कि इसके लिए मुझे जाने की क्या जरूरत है, कि यहीं क्यों नहीं आ जाता। इवन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके लिए ये है, बट एक ये आइडिया है। जरूरी नहीं है कि हमारे 50% या 70% लोग ये चीज़ नहीं करना चाहेंगे, बट 30% करना भी चाहेंगे, जिनके पास टाइम की कमी है। और इसी आइडिया को उन्होंने एक स्टार्टअप बना लिया। जोमेटो क्या है, आप आज खाने के लिए बाहर जा रहे हैं मगर आपका मन नहीं है, तो खाना घर पे आ गया। स्विगी यही है। व्हाट्सअप आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके कम्युनिकेशन के लिए आज कितना जरूरी है, हर किसी के मोबाइल पे है। ये बाहर के स्टार्टअप्स हैं। इंडिया भी इस तरीके के स्टार्टअप्स, और ये स्टार्टअप्स ऐसा नहीं है कि बहुत ही किसी ऐसे 30-35 साल या 45 साल के किसी इंसान ने बनाए हो। फेसबुक, व्हाट्सअप आप लोग जानते हैं, ये स्टूडेंट आइडियाज ही तो है, और इसीलिए तो गवर्नमेंट आपको अप्रोच करती है। आप यहाँ पे कॉलेज में अपनी लर्निंग के लिए तो आते ही हैं, बट इस लर्निंग के साथ साथ आप उसको थोड़ा विजडम में भी कन्वर्ट करें, उसको एक अच्छे आइडिया में भी कन्वर्ट करें। नेक्स्ट स्लाइड करना। थैंक यू। तो अभी मैंने आपको स्टार्टअप्स का बेसिक आइडिया बताया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए कि इतने सारे बिजनेसेस हैं, किसको स्टार्टअप कहें। मैंने आपको बता तो दिया कि आइडिया होना चाहिए, आप किसी भी चीज़ का सोल्यूशन लेके आ सकते हैं, मगर पहले आप ये भी तो सोचेंगे कि चलो ठीक है, मेरे पास आइडिया है, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं स्टार्टअप की डेफिनेशन में आ रहा हूँ। और अच्छा चलो ये भी मान लेते हैं कि मेरे पास आइडिया भी है, मैं स्टार्टअप के उस प्रॉब्लम सॉल्विंग कैटेगरी में भी आता हूँ। अब मैं क्या करूँ, या अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उसी की जानकारी के लिए है ये कि एक रिकॉग्नाइज स्टार्टअप, इंडिया लेवल पे एक स्टार्टअप को स्टार्टअप क्यों कहा जाता है। कहते हैं ना कि किसी का नाम दिया गया है तो या कहीं से सर्टिफाई होगा। अगर आपका नाम पूछो तो आपके आधार से आप मेरे को दिखाओगे ना कि ये देखिए मेरे आधार में लिखा हुआ है नाम, तो वहाँ आधार में गए आप। वैसे ही DPIIT है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करता है, जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है। और सेंट्रल लेवल पे आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सबसे पहले। इसमें क्या रहेगा, आपका कैसा क्राइटेरिया रहेगा, आपको सबसे पहले तो अपने आइडिया को समझना है। अब उसके लिए आपको एक लीगल फॉर्म बनानी है। लीगल फॉर्म कैसे बनती है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। आप लोग कितना, मैं आपको ट्राई करूंगा कि इसको इजी वे में समझा दूं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी कंपनी फॉर्म करनी पड़ती है। कंपनी फॉर्म कर सकते हैं आप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं, या फिर पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। ये 3 तरीके के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। और एज एन एक्सपर्ट मेरा यहाँ बोलना भी थोड़ा सा इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इस क्षेत्र में मेरा काम थोड़ा किया गया है, तो इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ही जाए। पार्टनरशिप फर्म बनने के लिए हमारे यहाँ जो लीगल स्टेटस है वो तो दिया जाएगा, मगर उसको ट्रैक करने का ऑप्शन नहीं होता। इसकी वजह से फर्दर जो बेनिफिट्स हैं, रजिस्ट्रेशन आप ले लेंगे बट इसके आगे के बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाते। अगर किसी को भी कोई भी चीज़ समझनी है वो पूछ सकता है, आपको मतलब पूरा कन्वीनियंस है, आप किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप उस कंपनी को फॉर्म करेंगे। अब आप लोगों का नया आइडिया है, एक स्टार्टअप को स्टार्टअप 10 साल के लिए कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद उसके बेनिफिट्स नहीं मिलते उसको, क्योंकि 10 साल में वो इतना ग्रो हो जाता है
कि अपना बिजनेस, जैसे जोमेटो अभी लिस्ट हो चुका है, आप देखोगे स्विगी लिस्ट हो चुका है, ग्रो लिस्ट हो चुका है, कितने सारे स्टार्टअप्स हैं जो इस समय लिस्टिंग स्टेज पे आ चुके हैं। हम उसको स्टार्टअप इसीलिए कह रहे हैं अभी कि ठीक है, वो स्टार्टअप्स, उन्होंने जर्नी सबकी स्टार्टिंग से ही छोटे लेवल पे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको भी इंट्रोडक्शन दे दूं कि अभी तक हमने ये जाना है यहाँ पर कि स्टार्टअप्स किसको बोलते हैं। एक आइडिया क्रिएट करना स्टार्टअप हो सकता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी स्टार्टअप हो सकता है। एग्जाम्पल्स के लिए मैंने फेसबुक, व्हाट्सएप, जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी, ओला, उबर, इस टाइप के एग्जाम्पल दिए। ये आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको सहायता प्रदान करते हैं। आज आपको यहाँ से कहीं जाना है, आपको बाहर ऑटो देखना पड़ेगा, बट अगर आप यहीं बैठे बैठे अगर ओला या उबर करते हैं तो आपको यहीं मिल जाएगा। ये एक सहूलियत है। उसी तरीके से कई सारे आइडियाज़ सिर्फ इस बेस पे आ सकते हैं कि आप कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स का। ठीक है, उसके बाद हमने ये स्लाइड में जानना चाहा कि स्टार्टअप्स अगर कोई बनता है या किसी के पास स्टार्टअप का आइडिया आता है तो वो कहाँ रजिस्टर कराएगा। DPIT है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में वो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया का एक पोर्टल है, वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करने के पहले आपको कंपनी फॉर्म करनी पड़ती है, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर आप पार्टनरशिप फॉर्म खोल सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म इसलिए नहीं खोल रहे हैं या इसलिए हम सजेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि फर्दर बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो LLP और कंपनीज को मिलते हैं। तो अभी आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे कि 10 साल से ऊपर हम स्टार्टअप्स नहीं मान रहे। अगर किसी ने फॉर्म कर लिया है और 10 साल से वर्किंग है तो इसका मतलब है कि वो सेल्फ सस्टेनेबल है, वो अपने पैरों पे खड़ा है, वो अपना काम कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा अभी टर्नओवर की लिमिट है कि 100 करोड़ से ऊपर वाला स्टार्टअप नहीं होगा, क्योंकि 100 करोड़ से नीचे वाले ही स्टार्टअप हम काउंट कर रहे हैं। उसके अलावा अब जब आप सेंट्रल लेवल पे रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो अब आप कहेंगे कि हाँ चलो ठीक है, सेंट्रल लेवल पे रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल लेवल पे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आप मान लीजिए स्टार्टअप्स का कोई आइडिया आया, आपने उसको, मैं इसके स्टेजेस के बारे में भी आपको नेक्स्ट लेवल पे समझा दूंगा। आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई टेक्निकल वर्ड ना समझ आ रहा हो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, सेंट्रल लेवल पे आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सेंट्रल लेवल पे जैसे टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती है आपको, 3 साल तक टैक्स नहीं देना, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है आपको, लोन के तौर पर सीड फंडिंग मीन्स आपको हेल्प करना कि एज अ फिनेंशियली आपको हेल्प करना कि आप उस आइडिया पे काम कर सके, फिनेंशियली कहीं अटके नहीं। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी आपको उस तरीके के फायदे पहुंचाती है। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट फायदे पहुंचाती है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास एक डेटा होना चाहिए आपका। रजिस्ट्रेशन का बहुत सिंपल प्रोसेस है छत्तीसगढ़ में भी। जब आप DPIT रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो छत्तीसगढ़ में आप वो DPIT रजिस्ट्रेशन दिखाकर, ऑनलाइन पोर्टल है जो अभी कुछ टाइम में और ओपन हो जाएगा, वो अगर आप देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ भी हो जाता है। अब 2 जगह रजिस्ट्रेशन क्यों? बेनिफिट्स के लिए। अगर आप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से बेनिफिट्स चाहते हैं, सेंट्रल लेवल पे आपकी स्क्रूटनी बहुत अलग हो जाती है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि सेंट्रल लेवल पे आप स्टेट के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ compete नहीं कर रहे हैं, आप हर स्टेट के स्टार्टअप्स के साथ compete कर रहे हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से बेनिफिट लेंगे तो अब छत्तीसगढ़ में ही आपका कंपटीशन चल रहा है, वहां आप बेनिफिट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। ग्रो करना एक अलग बात है, बट दोनों बेनिफिट्स आपको अवेलेबल है, कोई भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले तो इकोसिस्टम, या हमारा जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप का कैसा होता है, या हमारे स्टेक होल्डर कैसे होते हैं, ये जानना इसलिए जरूरी है कि हमें भी तो पता लगे कि जैसे अब आज हम आपके पास आए हैं तो आपका नाम भी लिखा होगा यहाँ पर, स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आइडियाज स्टूडेंट्स के पास होते हैं।
अब एक एक करके मैं आपको इनका मतलब समझा देता हूँ। स्टार्टअप्स का मैंने आपको मतलब समझाया। इंक्यूबेटर्स वो होते हैं जो आपको ट्रेनिंग और आपको जो अगर फिनेंशियल हेल्प होती है वो भी करते हैं। वो सिर्फ गवर्नमेंट के साथ ही लिंक नहीं होते, वो आपके प्राइवेट प्लेयर्स के साथ भी लिंक होते हैं। अगर गवर्नमेंट आपको कोई फिनेंशियल बेनिफिट दे रही है तो उसके अलावा भी आपको बेनिफिट्स अगर चाहिए तो आप किसी प्राइवेट कंपनी के पास भी जाकर जो बेनिफिट ले पाएंगे वो आपको यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर्स जो होते हैं वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। मेंटर्स में हम कई तरीके के मेंटर्स काउंट करते हैं, जैसे कि आप अपने टीचर्स हैं वो आपके मेंटर्स हैं, वैसे ही स्टार्टअप्स में भी मेंटर्स होते हैं। वो आपको अलग अलग, अगर आपको फिनेंशियल एस्पेक्ट्स में कुछ जानना है तो मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। आपको कोई, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है या आपने कोई ऐप डेवलप किया है तो उसके रिगार्डिंग टेक्निकल जो टीम है वो एज अ मेंटर आपकी हेल्प करती है, इसीलिए मेंटर्स जरूरी है। वेंचर कैपिटलिस्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि प्राइवेट प्लेयर्स जो आपके स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग खुद हैं, और इसके अलावा कुछ एडिशनल बेनिफिट्स, जैसे छत्तीसगढ़ में मेनली ट्राइबल्स एरियाज में जो ट्राइबल्स अफेक्टेड पर्सन्स रहते हैं या फिर वुमेन्स, इनको एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है जो छत्तीसगढ़ में है। ये छत्तीसगढ़ की पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट, ये एक डेटा है आज तक हमारे छत्तीसगढ़ में कितने स्टार्टअप्स हैं। ये ओनली छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स की डिटेल है। ऑलमोस्ट हमारे पास अबाउट 2000 है, और एरियाज आप देख सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीटेक में भी आपको अच्छे खासे स्टार्टअप्स मिल जाएंगे। इवन आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में एग्रीटेक के स्टार्टअप्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ देखिए। इवन आई लाइक टू मेंशन कि कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अगर आप बात करेंगे तो अगर हम बताएं, आइडियाथॉन में फर्स्ट जो प्राइज है एक ऐसे स्टार्टअप को मिला जो चावल होते हैं ना, राइस, उससे कपड़े बना रहे हैं। अब उससे कपड़े बना रहे हैं मतलब उससे आप वो यूज फॉर्म में भी ले पा रहे हैं उसको, जो चावल खराब हो जाते हैं उसको रिफाइन करके उससे कपड़े बना रहे हैं। ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स हैं, ऐसे बहुत से स्टार्टअप हैं जो आपको वन सॉल्यूशन दे रहे हैं आईटी में। आपका अगर कोई बिजनेस है, भले वो एचआर हो, भले वो अकाउंट्स हो, भले वो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, वो वन स्टॉप सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको। तो इस तरीके का अब आप अभी मैंने आपको जो आइडिया दिया, अगर आप घर जाके इस पे काम करते हैं तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि सबसे पहले तो आप अपने मार्केट को समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स के बात करने का पहला रीजन ही ये है। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट्स के पास अच्छे आइडिया हो इस समय भी, वो डिस्कस नहीं कर पा रहा हो, उसके लिए ही ये इवेंट थ्रो किए जाते हैं कि ताकि आप डिस्कस कर पाओ। हो सकता है आपके आसपास कुछ मेंटर्स हो, कुछ ऐसे लोग हों, आपके टीचर्स हो जो आपको हेल्प कर पाए, तो आप उस आइडियाज़ को लीजिए। तो जो मैंने स्टेजेस बताई थी स्टार्टअप्स की, जैसे आइडिएशन स्टेज, जिसके लिए मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, एक आइडिया आना, उस पर एक प्रोटोटाइप बनाना कि मेरे को कोई आइडिया आया, मेरे को कोई वेबसाइट डेवलपमेंट का आइडिया आया, या मेरे को ऐसा लगा कि कोई ऐप क्रिएट करते हैं, तो उस पर काम करना। सेकेंड स्टेज होती है वैलिडेशन। अब उस आइडिया के बाद आप वैलिडेशन भी तो जाओगे कि किसी की वैलिडेशन रहे उस ऐप पे, तो आप अपने आसपास के 10 लोग, 20 लोग, या हो सकता है कॉलेज के स्टूडेंट्स, आसपास के स्टूडेंट को बोलो कि ये ट्राई करो, ये कितना चलता है, ये ऐप कैसे यूज़ हो रहा है, कहीं कोई ग्लिच तो नहीं है, कहीं कोई इशू तो नहीं आ रहा। और इसी तरीके से आप इंक्यूबेशन सेंटर्स पे जा सकते हैं, वो आपको बता देंगे। वो इवन फर्दर अगर कोई ग्लिच आ रहा होगा उसमें तो हेल्प भी करेंगे आपकी। उसके अलावा अर्ली ट्रैक्शन, मतलब जब आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट निकालेंगे, इसके बाद आप प्रोडक्ट को अपने मार्केट में निकाल कर और उसके बाद स्केलिंग पे जाएंगे। प्रोडक्ट मार्केट में निकालना और उसको स्केल करना दोनों अलग अलग चीज़ हो गई। तो इस तरीके से ये स्टेजेस रन करती है। बट ये तो एक थ्योरेटिकल बात हो गई जो मैंने आपको बताया, बट आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि कभी आपको आइडिया आए तो जरूरी थोड़ी ना है कि आप उसको आइडिया को कन्वर्ट ही कर लो। कई बार ये भी हो जाता है कि आइडिया आता है और हम सोचते हैं कि मेरे दिमाग में आ रहा है तो सबके दिमाग में आ रहा होगा,
है ना, ऑब्वियस है। जो छोटी छोटी चीजें हैं हम अपने आप की इग्नोर कर देते हैं ना, कि मेरे दिमाग में आ रहा है, सबके दिमाग में आ रहा होगा, मैं ही काम करूं, पता लगे सारी मेहनत वेस्ट चली जाए। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स और जो आइडिया जनरेशन है वो ये सोचती है कि ये ऐसे कैसे हो जाएगा, बट हो सकता है अगर आप अपने ऊपर बिलीव रखें और इस चीज़ पे थोड़ी सी स्टडी करें तो हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे कुछ इंक्यूबेटर्स हैं यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में है, टोटल 23 है पूरे छत्तीसगढ़ में है। जैसे अगर रायपुर में सबसे ज़्यादा है, ऑफकोर्स वहाँ पे स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ऑलरेडी सर से रिक्वेस्ट की है कि सर इंक्यूबेशन सेंटर का थोड़ा यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे होगा जब, तो स्टार्टअप्स ऑलरेडी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, थोड़ा सा नॉलेज इनहेंस होगा उसका। तो कुछ लिस्ट थी जो मैंने प्रिपेयर की थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आते हैं कि अब जो मैंने बात की थी कि भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं हम, तो फाइनेंशियली सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ? आपको आइडिया आया, आपने उसको वैलिडेट भी करा लिया, आपने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, आपने पार्टनरशिप फर्म या कंपनी खोल ली। अब आपको चाहिए उसमें इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो तरीके से आ सकती है, या तो गवर्नमेंट सपोर्ट करे आपको, या प्राइवेट प्लेयर कोई सपोर्ट करे जिसको आपका आइडिया अच्छा लगे। आप लोग जो स्टार्टअप से रिलेटेड इवेंट्स कभी फॉलो करते हैं? मतलब कभी कुछ देखा है? जैसे कई शार्क टैंक आप लोग देखते हैं? शार्क टैंक वो क्या कर रहे हैं? वो फंडिंग जा रहे हैं प्राइवेट प्लेयर से लेने। वैसे ही गवर्नमेंट भी आपको फंडिंग देती है, और इसीलिए देती है कि आप लोग ग्रो करो। हो सकता है एक आइडिया इतना अच्छा हो कि वो उस लेवल पे ग्रो हो जाए। जैसे अभी आप खुद भी एग्जांपल्स दिए, वो किस छोटे लेवल से स्टार्ट किया होगा किसी ने। तो अभी हम सीड फंडिंग जो मैंने आपको बताया इनिशियल लेवल की फंडिंग में, सबसे पहले आईडीपी एक है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी छत्तीसगढ़ की, उसमें हम सबसे पहले 5 लाख देते हैं, फिर 6 महीने बाद देंगे 3 लाख, और 18 महीने में 3 लाख, तो टोटल 11 लाख ये फंडिंग मिल रही है। उसके अलावा 50 करोड़ का एक फंड भी क्रिएट किया हुआ है, क्रेडिट रिस्क फंड, जिसमें आपको लोन के तौर पे कुछ मिल सकता है। अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है तो लोन के तौर पे, और इनिशियल लेवल का इंटरेस्ट रहेगा उसमें। जैसे आप शार्क टैंक और यहाँ जाओगे तो देखोगे वो इक्विटी के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट के तरफ से ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा, आपको नॉमिनल लेवल पे इंटरेस्ट के साथ मिल सकता है। बाकायदा आप इसमें जब अप्लाई करें तो वो आइडिया इतना अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके अलावा सब्सिडीज़ हैं। आप सब्सिडीज़ में गवर्नमेंट जितनी तरीके का सपोर्ट कर सकती है वो कर रही है। जैसे आपको अगर स्टाम्प ड्यूटी लगती है, आपने लैंड लिया स्टैम्प ड्यूटी लगी, लोन लिया स्टैम्प ड्यूटी लगी, उसको उसकी एग्जेम्पशन दे दी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप जब आप बनाओगे डेफिनेटली जाओगे गवर्नमेंट के पास और अपने प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट भी कराओगे, तो उसके लिए उससे रिलेटेड 1% आपका जो फिक्स कैपिटल रहेगा, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसका 1% आपको वापस हो जाएगा। उसके अलावा रेंट सब्सिडी, अगर आप रेंटल बेस पे, या फिर अगर मान लीजिए इंक्यूबेशन सेंटर में भी ये फैसिलिटी रहती है कि आप इंक्यूबेशन सेंटर में भी जाकर, और वहाँ पर एक एरिया रहता है स्टार्टअप्स के लिए। एक्चुअली इंक्यूबेशन सेंटर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आपको टेस्टिंग फैसिलिटीज़ मिलती है, लैब्स मिलती हैं। आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में टेस्ट करना है, उसकी क्वालिटी चेक करनी है, वो सारी फैसिलिटी अगर आपको वहाँ मिल रही हैं और आपको एरिया भी मिल रहा है, भले वो रेंटेड क्यों ना हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपको एक ही छत के नीचे बहुत कुछ मिल रहा है। और वो रेंट जो आप देंगे उसका भी यहाँ पे सब्सिडी है। उसके अलावा क्वालिटी सर्टिफिकेशन, जैसे मैंने बताया कि टेस्ट लैब है, अगर इंक्यूबेशन सेंटर आपसे उसकी क्वालिटी के लिए रिगार्डिंग जो टेस्टिंग फीस लेता है वो भी आपको 80% तक रिफंड है। 40% यानी कि 40% तक आपको रेंट सब्सिडी मिल जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टेक्निकल पेटेंट एंड टेक्नोलॉजी परचेज सिंपल है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, अब उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, कुछ गवर्नमेंट भी देती है,
बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट लेके उस टेक्नोलॉजी को परचेज करते हैं, उसकी सब्सिडी। उसके अलावा आप कहीं से भी परचेज करें उसकी सब्सिडी आपको मिलती है। पेटेंट आप करवाते हैं अपने आइडियाज़ को या अपने जो फॉर्मूलाज को, तो उससे रिलेटेड जो आपकी फीस लगती है उस पर भी 50% आपको वापस किया जाता है। उसके अलावा बहुत से एडिशनल बेनिफिट्स हैं और सब्सिडीज़ हैं जो मैंने आपको बताया। एडिशनल बेनिफिट्स और सब्सिडीज़ वुमेन्स एंड नक्सल अफेक्टेड पर्सन्स जो हैं उनको 10% एक्स्ट्रा इसलिए दिया जाता है कि ताकि वो इस चीज़ के लिए एंकरेज हों और अपने स्टार्टअप्स को खोलें और अपने यहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट को और अच्छे से डेवलप कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब फिनेंशियल बेनिफिट्स तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिए, नॉन फिनेंशियल बेनिफिट्स भी है कुछ। नॉन फिनेंशियल बेनिफिट्स क्या होते हैं? फिनेंशियली तो चलो आपको सपोर्ट कर दिया। नॉन फिनेंशियल बेनिफिट्स जैसे अगर आपने अपना बिजनेस डेवलप किया, अब आपको जाना है, अब गवर्नमेंट क्या होता है टेंडर निकालती है। अब टेंडर में आप लोग तो अभी डेवलप हुए हो, गवर्नमेंट ने लिख दिया कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब वो 5 साल का एक्सपीरियंस कैसे लेके आओगे? उसमें आपको छूट है, आपके एक्सपीरियंस में आपको छूट है। गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी मनी लेती है जिसको ईएमडी बोलते हैं उसमें आपको छूट है। स्टार्टअप्स के बेनिफिट्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ और ये सेंट्रल लेवल पे भी छूट है और स्टेट लेवल पे भी है, जो प्रोक्योरमेंट एक्ट के अंदर आता है जो छत्तीसगढ़ का 2008। उसके अलावा आप अगर जैसे उद्यम आकांक्षा पे अगर अगर एक साथ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्टार्टअप को बेनिफिट्स हैं। आप अगर देखेंगे जैसे ये आइडियाथॉन स्टार्टअप फेस्ट हम ये करवाते रहते हैं, क्यों? अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये आइडियाथॉन इतना अभी सक्सेसफुल हुआ है कि हमारे पास ऑलमोस्ट 1700 to 1800 आइडियाज थे विद इन 1.5 मंथ। यानी कि 1.5 मंथ में 1700 से 1800 आइडियाज होना। इसका मतलब है कि बच्चे भी सोच रहे हैं, स्टार्टअप्स भी सोच रहे हैं और स्टार्टअप्स के पास अच्छे आइडियाज भी हैं, बस वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी एक रूल निकला है कि जैसे अभी क्या है कि वुमेन्स के लिए आप नाइट शिफ्टिंग अलाउड नहीं थी, तो अब नाइट शिफ्टिंग अगर आप सेफ्टी प्रॉपर रखते हैं तो वुमेन की नाइट शिफ्टिंग भी अलाउड है उसमें। और लेबर लॉ के कई सारे एग्जेम्पशंस हैं। लेबर लॉ के एग्जेम्पशंस लाइक आपने बहुत से देखे होंगे, फैक्ट्री एक्ट में लाइसेंस चाहिए और बहुत सी चीज़ें चाहिए हो। लेबर लॉ के एग्जेम्पशंस आपको सेंट्रल लेवल पे भी मिलते हैं, यहाँ भी मिलते हैं, तो दोनों तरफ से आपको एग्जेम्पशन है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो थैंक यू। अब आप अपने क्वेश्चन आप चाहें, हम रायपुर में उद्योग भवन में बैठते हैं, आप आइए, आप सर से डिस्कस कीजिए, सर आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ये भी आपको और आईडीपी पॉलिसी के बारे में और बताएंगे। इसके अलावा तो अभी मेरी तरफ से यही है। रजिस्ट्रेशन करना हो तो प्रक्रिया आप बता दीजिए। जी, रजिस्ट्रेशन अगर है इनके पास तो पंजीयन करना मान नया आइडिया के लिए आपको वो जो सर आइडियाथॉन का जो इवेंट था वो राज्योत्सव तक था, तो जो नया स्टार्टअप के लिए पंजीयन करना होगा। हाँ, तो नए स्टार्टअप के लिए आपको डीपी स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है। सबसे पहले आपको कंपनी ओपन करनी पड़ेगी ना, उसके बाद आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ लॉगिन करना है और रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फाइल करना है। अभी इंटरनेट आ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा ये एक प्ले बुक मैंने डाउनलोड करी है। ये प्ले बुक अभी इसी ईयर में 2-3 महीने पहले ही लॉन्च हुई है, ये सेंटर की तरफ से हुई है। ठीक है, इसको आप पढ़िए, इसमें लिंक्स भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया स्टार्टअप इंडिया तो ऑफ कोर्स एक लिंक है, लॉगिन करेंगे आप, अपनी डिटेल्स डालेंगे। उसके अलावा ये आपको और बेनिफिट्स देगी। नीचे जाइए, व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप, जाइए नीचे जाइए। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, इसके अंदर वैसी की वैसी डेफिनेशन लिखी हुई है कि 10 साल का होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी,
नेक्स्ट जाइए। कैसे आपको वेबसाइट का लिंक यही मिल जाएगा, नीचे जाइए। ये रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस आपको मिल जाएगी। ऊपर चलिए थोड़ा सा। ये आपके नीचे 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 भाई, डॉक्यूमेंट यहाँ पे रोक दीजिए बस। यहाँ पे आपको क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, क्या आपको पैन चाहिए होगा। आपका जब कंपनी क्रिएट करेंगे तो CIN नंबर मिलेगा आपको। जब आप लॉगिन करेंगे ना, जब इसमें लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते वक्त आपको CIN नंबर देना होगा। और आपको इसमें कोई लेंदी प्रोसेस नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप CIN नंबर डाल दोगे अपना तो MCA से डायरेक्ट लिंक है। जहां आप रजिस्ट्रेशन कंपनी बनाते हैं ना, तो डायरेक्ट लिंक है। आप अपना CIN नंबर और पैन डालेंगे, वो वेरीफाई करेगा दूसरे डिपार्टमेंट से। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ 1-2 सेकेंड का टाइम लगेगा। वो वेरीफाई करके आपको बता देगा ठीक है आपकी कंपनी बनी हुई है, आपका पैन है, आपकी डिटेल्स भी आ जाएंगी जो आपने कंपनीज बनाते वक्त दी थी, वो सारी डिटेल आ जाएंगी। आपको फिल क्या करना है, आपको फिल करना है अपने आइडियाज। आपको प्रेजेंट करने के लिए आप हायर कर लो किसी को, अगर आपको प्रेजेंट करने में इशू आता है। अदरवाइज एक अच्छी प्रेजेंटेशन, पिच डेक बोलते हैं उसको, वो बनाओ। और उधर अपने उसमें आपको चीज़ें क्या क्या दिखेंगी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, आपका क्या आइडिया है कि कितना फाइनेंशियली। आप आइडिया बनते ही सीधा वहाँ नहीं जाओगे, आइडिया बनते ही पहले प्रोटोटाइप बनाओगे अपना। मतलब अगर कोई भी आइडिया आता है, जैसे मैंने आपको वेबसाइट का एग्जांपल दिया, अगर वेबसाइट का एग्जांपल अगर आता है तो पहले वो आइडिया वेबसाइट में कन्वर्ट करके अपने आसपास टेस्टिंग कर लो, इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ रजिस्टर हो जाओ और उसके बाद अपनी कंपनी ओपन कर लो। तो तब आपके पास एक आइडिया होगा कि फिनेंशियली आप कितना ग्रो करेंगे, आपका मार्केट शेयर कितना है। मान लीजिए कोई ऐप है, वो तो पूरी दुनिया में चल रहा है, या फिर हो सकता है कि आप ब्लिंकिट जैसा कुछ बना दें, बट ब्लिंकिट से कम्पीट कैसे कर पाओगे। ब्लिंकिट अभी जाके प्रॉफिट में आया है, हर स्टार्टअप लॉस में होता है, अभी प्रॉफिट में आया ब्लिंकिट, कैसे करोगे। तो अपने आइडियाज़ में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आइडियाज़ है और हमने सोचा कि चलो ठीक है, उस पर वर्क करने के बाद आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये फिनेंशियली मार्केट में बिकेगा कैसे, और वही चीज़ आपसे पूछी जाएगी उसमें। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपका होगा सबसे पहला। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है इसमें बहुत सिंपली तरीके से दे भी रखी है। और अभी स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट ओपन कर लीजिए। ये आप अगर इधर देखेंगे तो देखिए आपको हर स्कीम की ये डिटेल दे रखी है, देख रहे हैं आप। आपको फंडिंग की डिटेल दे रखी है, आपको रिकॉग्निशन की डिटेल दे रखी है। प्ले बुक आपको यही मिल जाएगी, DPIT रिकॉग्निशन बेनिफिट्स, आई थिंक आपको प्ले बुक में ही सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जाके रजिस्टर करना है आपको। रजिस्ट्रेशन, अच्छा रजिस्ट्रेशन के बाद जो DPIT नंबर होता है आपका, सर्टिफिकेट जो भी आपका, ये फॉर्म फिल करेंगे आप, और उसके बाद जो नंबर होता है DPIT, वो एक आपका यूनिक नंबर होता है और वो हर कहीं चलेगा, हर स्टेट में चलेगा। और जब आप प्रोक्योरमेंट की बात की मैंने, कि जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना कोई टेंडर फ्लोट करता है तो DPIT रजिस्ट्रेशन काम आता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की तरफ से रजिस्ट्रेशन जैसे ही ओपन होंगे उसके लिए भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें है नहीं वो चीज़ अभी अब हम खुद कैबिनेट में जाकर एक अलग से स्टार्टअप पॉलिसी लेके आ रहे हैं। ये जो बेनिफिट्स देखे आपने, ये बेनिफिट्स हैं, स्टिल एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, मतलब स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट इसके अलावा जो फर्दर बेनिफिट्स हैं वो हम एक पॉलिसी ला रहे हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली 1 और 2 मंथ में आ जाएगी, और उससे होगा आपको और बेनिफिट, क्योंकि वो स्पेशली डिज़ाइन फॉर स्टार्टअप है। ये IDB का पार्ट है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपने स्कीम बताई मैंने, ये उसका पार्ट है। इसके अलावा भी स्कीम आएगी
तो 2 महीने के अंदर वो भी लाइव हो जाएगी। तो अगर आप अभी कुछ सोचना स्टार्ट करेंगे, जनरली अभी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना मैंने अभी देखा है, स्टार्टअप्स को थोड़ा टाइम लगता है। बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो 1 साल 1.5 साल तक सिर्फ अपने आइडियाज़ पे काम करके उसका प्रोटोटाइप बना के उस पर काम कर रहे हैं, रजिस्टर नहीं है। बट उनको पहले ये, आप लोगों को भी पहले ये सेटिस्फेक्शन हो जाना चाहिए कि हमारा आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन आपको आसपास के लोग, आपके मेंटर्स, आपके इंक्यूबेटर्स, आप सर, ये सब आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं उसके लिए। जी सर, जैसे कि इस स्टार्टअप में नेटवर्किंग का बहुत बड़ा इशू है जी सर, जो वीसी है सर। और सर मान लीजिए कि स्टार्टअप फाउंडर है जो कि बेसिकली एक रूरल एरिया है, सर अगर वो आता है सर, आपका कोई आइडिया लेके या कोई स्टार्टअप लेके सर, तो सर ये वीसीज के साथ सर कैसे आएगा सर? और अगर वीसीज आते भी हैं, वो पिच करता है आइडियाज सर, उसके बाद फंडिंग सर, ऑपरेशन के लिए जो फंडिंग चाहिए सर, उसके बाद स्केल करने के लिए सर इन सब के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए होगा सर। डेफिनेटली। तो सर इस नेटवर्क में सर वो कैसे आएगा सर, या क्या क्या तरीके या वेज हो सकते हैं जिससे वो आगे ग्रो करें? तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना इनका? एक्चुअली ये पूछना चाह रहे हैं कि ठीक है, मेरे पास आइडिया भी है, मैंने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया, सब कुछ कर दिया, मेरा आइडिया कितना अच्छा है कितना नहीं, गवर्नमेंट से भी पूछ लिया, बट गवर्नमेंट की फंडिंग मुझे इतनी नहीं लग रही है, मुझे प्राइवेट फंडिंग के लिए भी जाना है, मेरे को एक नेटवर्क चाहिए। अब सिंपल है कि अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आपका नेटवर्क यहाँ से बाहर का होना थोड़ा मुश्किल है, या आप डेवलप नहीं कर रहे हैं तो और ज़्यादा मुश्किल है ना? इसके लिए भी हम लोग हैं। इकोसिस्टम डेवलपमेंट जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी ना, हम सबसे पहले ही ये कर रहे हैं। अभी पॉलिसी आने में देखो, मैंने आपको बताया 2 महीने पड़े हैं, बट मैं क्यों और हमारी पूरी टीम क्यों बार बार आके आइडियाथॉन और ये इवेंट करा रही है। 23 इंक्यूबेटर्स हैं, ठीक है, उसमें से 10 हम विजिट कर चुके हैं आज के टाइम में। उसमें से हम बता सकते हैं आपको कि 3 या 4 आपके आइडिया के हिसाब से, आप आईटी में हैं, एग्री में हैं, कहाँ जाइए, कहाँ रजिस्टर कराइए। नेटवर्किंग आपकी गवर्नमेंट भी रहेगी का मतलब है आप खुद भी रहेंगे और गवर्नमेंट भी रहेगी, ठीक है। और अब आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, आपका क्वेश्चन जो था नेटवर्किंग का तो आपको समझ आ गया। हम इंक्यूबेटर्स भी नेटवर्क में ला रहे हैं, मेंटर भी ला रहे हैं, स्टार्टअप्स भी ला रहे हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं। ये तो नेटवर्क छत्तीसगढ़ का हमारे पास है। और दोनों की ये चीज़ मैं आपको अभी, जैसे अगर राज्योत्सव या टेक स्टार्ट इवेंट किसी ने फॉलो किया होता तो एक 6 MOUs हुए हैं हमारे। माइटी मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्टार्टअप हब जो सेंटर में बैठती है, कुछ हमारे बाहर के स्टार्टअप, बाहर के इकोसिस्टम एनेबलर्स हैं जो आपको ये हेल्प करेंगे यहाँ के, भले वो फंडिंग हो या भले ही वो वेंचर कैपिटलिस्ट से मिलवाना हो, या आप कोई भी अगर स्टार्टअप्स में अच्छी फंडिंग करना चाह रहा है उनसे मिलवाना हो। और वाधवानी फाउंडेशन, इस तरीके के MOUs हमने किए हुए हैं। दे विल हेल्प अस कि वो नेटवर्क कैसे डेवलप हो, ठीक है। और आपका क्वेश्चन आई थिंक इधर रिजोल्व हो गया होगा। आपको नेटवर्किंग का कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे बहुत, हमारा मेन पर्पस ये नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन में आपकी हेल्प करती। रजिस्ट्रेशन तो आप खुद करेंगे या किसी से भी, आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन, हमारा मेन पर्पस है आपके स्टार्टअप को ग्रो कैसे किया जाए, आपके स्टार्टअप को फिनेंशियली और थ्रू नॉलेज, अच्छे मेंटर्स के थ्रू, अच्छे इंक्यूबेटर्स के थ्रू कैसे ग्रो कराया जाए। ये तो ऑफकोर्स बेनिफिट्स है ही, ये तो आप अवेल करेंगे, ये तो आपके लिए ही है। बट इसके अलावा भी हम, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके अलावा भी हम उस पर वर्क कर रहे हैं। और हमारे पास अभी एक डिसेंट, हम अच्छा नहीं बोलेंगे, डिसेंट नेटवर्क क्रिएट हो गया है। और आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प चाहिए, क्योंकि आप तो अभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें अभी 1 साल ही हुआ है, स्टार्टअप्स से हम कंटिन्यू टच में रहते हैं, हर वीक
50 से 60 स्टार्टअप्स को लेके आते हैं, इवन उन्हें भी नहीं पता। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता है कि हम कहाँ जाएं, कौन से इंक्यूबेटर के पास चले जाएं, तो उनको भी हम सजेस्ट करते हैं। तो यू डोंट वरी, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी, जिस क्षेत्र में चाहिए होगी, मान लीजिए हो सकता है कि कुछ ऐसे आईटी इनोवेशंस हैं जो यहाँ नहीं हो रहे होंगे, हम बेंगलोर और कर्नाटका यहाँ पे टच हैं, हमारी टीम वहाँ भी बैठती है, आपको किसी भी तरीके की हेल्प होगी तो वहाँ से भी मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा कोई कुछ पूछना चाह रहा है? सर जैसे आपने बताया कि लोगों के मन में आइडिया रहते हैं, वो सोचते हैं कि कोई दूसरा मतलब कर रहा होगा, हो सकता है हमारा आइडिया यूनिक हो, बट उसका कॉपीराइट क्या है? जैसे कि हमने अपना शेयर किया, हो सकता है हमारी तरह से अपना हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम की है, हम उसको रजिस्ट्रेशन कराएं, वो हमारा शेयर भी होगा। और जो लोग उसमें पहले से स्टार्टअप को हावी तो रहते हैं कि हम उसको खींच सकते हैं कई तरह, तो हमारा तो मार्केट में आते आते दूसरे लोग उस चीज़ को लेके कॉपीराइट है क्या? जी, इनका क्वेश्चन समझ आ गया ना? क्या आपके आइडिया को कोई चुरा ना ले, सिंपल क्वेश्चन। आइडियाथॉन एक एग्जांपल दूंगा पहले, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। आइडियाथॉन के अंदर हमें आइडियाज़ मिले, स्टूडेंट से भी मिले जिन्होंने स्टार्टअप्स नहीं क्रिएट किया था अभी, मतलब लीगली स्टार्टअप क्रिएट नहीं किया था, बनाया नहीं था, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो जब इनका इवैल्यूएशन हो रहा था तो हमने पैनल बिठाया था 7 लोगों का, जिसमें बड़े बड़े स्टार्टअप्स और ये सब थे। अब आप लोग इसको किस तरीके से ले रहे हो, बट जो स्टार्टअप्स थे जो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्टअप काम कर चुके हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के हेल्प की कि आपका जो पेटेंट है, जो आप बता रहे आइडिया, जो फॉर्मूला, अगर आपने फॉर्मूला बनाया तो पेटेंट और कॉपीराइट, उसमें हम आपकी हेल्प कर देंगे। हेल्प कर देंगे मतलब पेटेंट आपको सेंटर से दिलाना है, कॉपीराइट दिलाना है, ये भी DPIIT देता है, ठीक है, उसमें आपकी हेल्प कर देंगे। वो बढ़ चढ़ के काम करते हैं। इसके अलावा आप अपनी टेक्निकल टीम हायर कर सकते हैं, आप हमसे ले सकते हैं आइडिया, मतलब हमसे ले सकते हैं कि कैसे आपका पेटेंट और कॉपीराइट का सीन जाएगा, तो आप उसको करवा लीजिए। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट में आपने कुछ फॉर्मूला यूज़ किया होगा, वो आप ही के पास होगा। अब आपने किसी को दे दिया, अब आप इसको बचाने के लिए ही वो काम करेंगे ना। इसीलिए जो 7 लोगों का पैनल बैठा था, डेफिनेटली उन्होंने सबसे पहला ही बात ये रेस की कि आप लोग अपना आइडिया पहले पेटेंट और कॉपीराइट करवा लीजिए और उसमें हम आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। और चुराने के लिए तो सर, अब इसमें चुराने वाला जो है आपने बताया, अगर आपने कॉपीराइट पेटेंट नहीं करवाया ना, तो आप अगर अपने पास वाले को भी बता देंगे तो वो भी उस पर काम करेगा। बट देखिए, हाँ, शेयर देखिए, गवर्नमेंट के साथ आपने शेयर किया, ठीक है। हमारे पास पहली बात है कि अगर गवर्नमेंट के आप शेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट आपसे कुछ चाह रही है तो आपको कुछ देगी भी। अगर हमने टॉप 5 को सिलेक्ट करके उनका आइडिया को उनको रिवॉर्ड दिलाए हैं, तो हम चाह रहे हैं ना कि वो इंक्यूबेशन सेंटर में जाए। वो इंक्यूबेशन सेंटर वाला अगर उनकी पूरी हेल्प कर रहा है, इवन हम टच में हैं और वो स्टार्टअप हमें जानता है, तो आके कंप्लेन कर देगा, सर ये देखिए आइडिया हमने दिया था और ये इसने। तो ऐसा नहीं है, मार्केट इतना भी बुरा नहीं है जितना हमें लगता है। हाँ, हमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हमें अवेयर नहीं रहना है। अभी जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उसमें हमें खुद को भी तो अवेयर रहना है, हमें अपनी नॉलेज भी तो बढ़ानी है। आज आपको, जब मैं आया था स्टार्टिंग में, आइडियाथॉन के बारे में नहीं पता था। आई थिंक मैं इतना एबल हो पाया हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे पाया हूँ कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं, कैसे सोचा जाता है, कैसे उसकी स्टेजेस होती है, इतना मैं आपको समझा पाया हूँ। तो ऐसे ही आपको अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना है। ये वर्कशॉप्स इसलिए की जाती हैं ताकि आप लोग बस उसके बारे में सुन के उसके ऊपर थोड़ी सी और रिसर्च कर सकें। आपको डिटेल में और भी ऐसी कई वर्कशॉप्स आएंगी, बट आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको क्या उसके बारे में पूछ भी रहे हो कि सर ये वर्कशॉप कहाँ हो रही है, या मैं जाके ले लूँ ये वर्कशॉप, या कहीं और हो रही है तो ऑनलाइन आप मुझे बुला लो, मैं ऑनलाइन ले लूँगा। तो उसमें आपका इंटरेस्ट ज़रूरी होगा। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि आपको अपनी जो नॉलेज है थोड़ी बहुत वो आपको दे सकते हैं, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? जी सर, कोई न्यू स्टार्टअप है सर, वो IPO तक कैसे आता है सर? उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है सर? न्यू एज स्टार्टअप्स जब
आपको मैंने बताया न्यू स्टार्टअप सीधा आईपीओ नहीं जाता। जोमेटो, स्विगी ये कब पहुँचे? इनको 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो स्टार्टअप से क्राइटेरिया से बाहर आ जाते हैं। उनका रेवेन्यू मॉडल 600-700 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़ से ऊपर पहुँच चुका होता है। अब आते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। ये सेबी डिसाइड करता है। जब आप आईपीओ किसी भी चीज़ का आईपीओ फाइल करते हैं तो एक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, वो सेबी को देते हैं। सेबी डिसाइड करता है कि ये आईपीओ आएगा या नहीं आएगा। उसमें आप अपनी डिटेल्स डालते हैं कि इतने टाइम से हम काम कर रहे हैं। अगर सेबी को वो लगता है, सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, तो वो सेबी आपको बताएगा और उसी तरीके से आईपीओ आता है। जैसे अभी जितने भी आईपीओ आ रहे हैं ये सब ग्रोन अप स्टेज में है, ग्रोथ स्टेज में है, बहुत अच्छे ग्रोथ स्टेज में है। और कुछ आप में से कोई? आई थिंक तो थैंक यू। अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज आप भी थोड़ी जी। चलिए, आज के इस प्रोग्राम में आपको स्टार्टअप के बारे में जानकारी के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए हैं। मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मैं महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र गरियाबंद से, ऑफिस हमारा कलेक्टेड ऑफिस में लगता है। मेरा नाम देवेंद्र ध्रुव है। स्टार्टअप के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त की, कुछ पता चला आपको होगा स्टार्टअप क्या है और कैसे हम रजिस्टर करेंगे? क्योंकि यदि आप स्टार्टअप का शुरुआत करेंगे तो हमारे विभाग से भी आपको कुछ अनुदान दिया जाएगा। इसके संबंध में बताऊंगा मैं। तो बाकी इसके पहले आप लोगों से जानना चाह रहा था कि कुछ समझ आया कि कुछ क्वेरी है तो और भी पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी नहीं ना? ठंड तो लग रही है ना? नहीं लग रही ना? चलिए ठीक है। मैं उद्योग विभाग से हूँ, तो उद्योग को कैसे बढ़ावा दें, ठीक है ना, इस संबंध में कुछ छोटी छोटी जानकारी दूंगा और जो योजनाएं चल रही हमारे विभाग में उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। सबसे पहले तो आप लोग सुने होंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। सुने नाम? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। दूसरा है जो आपके पास पम्पलेट दिया होगा, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, ठीक है ना। इसमें हम खाद्यान्न से संबंधित जो भी उद्योग लगते हैं उसको हम इसमें लाभान्वित करते हैं। और तीसरा है हमारा औद्योगिक नीति। जैसे आप लोग यदि स्टार्टअप का शुरुआत करते हैं, आगे आप स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री, आप पंजीयन कराते हैं, पंजीयन के बाद आपको हमारे विभाग से आपको अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। सामान्य उद्योगों को हम लोग जैसे 35% अनुदान दे रहे हैं। यदि आपने स्टार्टअप का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ है तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब क्या हुआ, 35-10 है ना, 45% हो जाएगा, ठीक है ना। ये बेनिफिट है। प्लस आपको जो भी मान के चलो कि आपको बैंक से ऋण प्राप्त किए हैं तो उस ब्याज दर में भी आपको 5 साल 6 साल के हिसाब से, उसमें स्टार्टअप है तो 1 साल बढ़ जाता है। सामान्य उद्योग को हम 5 साल ब्याज अनुदान देते हैं, जो बैंक ब्याज लगाती है उसको 5 साल तक हम लोग अनुदान देते हैं, 50% रहता है उसका। तो आपको फिर यहाँ पे 10% बढ़ जाएगा, 5 से 10% कैटेगरी देख के हिसाब से, ठीक है ना। तो स्टार्टअप के मतलब नया इनोवेशन करना है, नया टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है और नवाचार का उपयोग करना है। कोई भी वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं, हम कैसे हम नए तरीके से कार्य करेंगे ताकि हमारी समय का बचत हो और प्रोडक्शन में वृद्धि हो, ठीक है ना भाई। जैसे राइस मिल चल रहा है, मशीनें चल रही है, हम कैसे उसमें इनोवेशन, नए तकनीकी हम कैसे लाएंगे। अगर उस तरह से अगर कोई मन में विचार आता है और यदि वो सफल हो जाता है तो वही तो आपके स्टार्टअप की प्रक्रिया कहलाएगा, है ना। जो पहले चल रहा है उसमें हम नया इनोवेशन करेंगे। फर्स्ट मैं बता रहा था प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है, ऐसे 8वीं पास व्यक्ति, 8वीं पास के न्यूनतम उसमें योग्यता है 8वीं पास। ऐसे 8वीं पास व्यक्ति जो स्वयं का रोजगार करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप भी स्वयं का रोजगार रहेगा आगे चल के, ठीक है। यहाँ पे स्वयं का रोजगार का मतलब ये है कि यदि आप गांव क्षेत्र में रहते हैं, शहर क्षेत्र में रहते हैं, तो आप वहाँ पे जो मांग के आधार पे, हो सकता है गांव में
आपका यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर चलने लायक हो सकता है मोबाइल रिपेयरिंग का काम चलने लायक हो, है ना भाई, या हो सकता है टेक्नोलॉजी में जैसे कि मोटरसाइकिल रिपेयरिंग है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इस तरह से कार्य वहाँ चल सकता है। वेल्डिंग वर्कशॉप चल सकता है, या हो सकता है मिनी राइस मिल चल सकता है ना भाई, फ्लाई एश ब्रिक्स ईंट जो बनती है ना, वो भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से के जो उद्योग हैं उसके लिए इसमें 1 लाख से लेके 50 लाख तक का देने का प्रावधान है। शुरुआत हम करेंगे 1 लाख से लेके 50 लाख तक। अन्य विभागों में भी बहुत सारी योजना है। बाकी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, क्योंकि नाम जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए सारी ये योजना का जो फंडिंग वगैरह है सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है। हम लोग यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं, बैंक को आवेदन प्रेषित करते हैं। तो कोई भी 8वीं पास व्यक्ति जो वहाँ पे लगाना चाह रहा है गांव में या शहर में, उसको PMEGP पोर्टल में, आप मोबाइल में भी PMEGP टाइप करेंगे तो सीधा पोर्टल उसका खुलेगा। ठीक है, मैं उसमें चूँकि कि PPT लाया नहीं इसलिए मैं इसमें बता नहीं पाऊँगा, मैं मौखिक रूप से बता देता हूँ। आप मोबाइल में भी PMEGP टाइप करेंगे तो वो पोर्टल उसमें खुलेगा, और आप इंडिविजुअल में जाएंगे व्यक्तिगत रूप से तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपका आधार कार्ड नंबर उसमें एंट्री होता है, आधार कार्ड नंबर एंट्री करेंगे तो उसके बाद उसका पूरा फॉलो करना पड़ेगा, और इसको आप घर बैठे या कंप्यूटर सेंटर से भी जाके आप CSC सेंटर में जाके ऑनलाइन करा सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो दस्तावेज लगेगा इसमें आपका 8वीं पास या 10वीं पास जिसमें आपका जन्म तिथि हो, है ना, उम्र का बंधन नहीं है। 18 वर्ष से लेके 50-55 तक के व्यक्ति, है ना, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो 8वीं की मार्कशीट लगेगा, इसमें मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। आपके जहाँ पे उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं वहाँ का ग्राम पंचायत के NOC लगेगा, क्योंकि आजकल अनापत्ति का कई बार क्या होता है कि गांव वाले आपत्ति कर देते हैं, है ना भाई। अभी जैसे कि किसी ने पोल्ट्री फार्म लगाया है या राइस मिल लगाया है, तो राइस मिल से धुआं उड़ता है थोड़ा सा, है ना भाई, भूसा वगैरह उड़ता है। पोल्ट्री फार्म से जैसे कि स्मेल आती है, तो हो सकता है गाँव वाले आपत्ति कर दें, इसलिए हमको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। प्लस जिस जगह पे आप लगा रहे हैं उस जगह किसके नाम से, यदि आप किराया से है तो किरायानामा देंगे, यदि स्वयं का नाम से ज़मीन है तो स्वयं का नक्शा खसरा देंगे, यदि पिताजी के नाम से, पिताजी के नाम से है तो नक्शा खसरा देंगे, अगर उसका लड़का लगा रहा है तो उसके नाम से उसको सहमति देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको लगेंगे, ठीक है। प्लस इसके बाद लगेगा कोटेशन। कोटेशन का मतलब है कि जिस योजना के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे रहे हैं उसमें आप क्या क्या सामान लेंगे। सामान लेने का मतलब ये है कि भाई हो सकता है वेल्डिंग वर्कशॉप कर रहा हो, तो उसमें क्या है, वेल्डिंग वर्कशॉप में वेल्डिंग मशीन लगेगी, कटर लगेगा, है ना, ग्राइंडर लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका कच्चा माल लगेगा, है ना, गेट ग्रिल जाली बनाने के लिए, फिर उसको विद्युत कनेक्शन भी लगेगा, लेबर भी लगेगा। इस सब तरह पूरा मिला के इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है। तो सामान्य जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है हमारे ऑफिस में आप आएंगे तो हम 2 पन्ने का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम उपलब्ध करा देंगे, या आपसे ही जानकारी लेकर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देंगे। 5 लाख से ऊपर के प्रोजेक्ट में बैंक वाला CA का प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगेगा आपसे, ठीक है। बशर्ते को कब जरूरत पड़ती है, जब आपका आवेदन को स्वीकृत करने के तैयार हो गए। स्वीकृत करने की स्थिति में ही आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेना पड़ेगा CSS, क्योंकि क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा तो कम से कम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का 2000-3000 चार्ज करता है ना भाई। हो सकता है ज़्यादा भी करे, 5000 भी करे। तो भाई शुरुआत में आपका प्रकरण अस्वीकृत हो गया तो आपको जो CA को दिए रहेंगे तो बर्बाद हो गया ना भाई। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि आपका बैंक से सैंक्शन होने के बाद आप स्थिति में, बैंक से सैंक्शन होने की स्थिति में आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। तो मुख्य रूप से जो बता दिया उसमें कि भाई आपको मार्कशीट लगेगा, उसमें जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, ग्राम पंचायत का NOC लगेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगा, कोटेशन वगैरह जब बैंक में फाइनल होगा उसके बाद आपको कोटेशन देना है, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का मतलब यही है कि कोई भी आवेदक आवेदिएगा गांव स्तर पे भी और शहर स्तर पे भी, जहाँ पे भी दुकान करना चाहता है, जहाँ पे उद्योग करना चाहता है, सर्विस सेक्टर करना चाहता है, उसके लिए आवेदन कर सकता है। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 5% अंशदान आपका लगेगा, और इसमें 35% अनुदान दिया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से या डिपार्टमेंट की ओर से, जो कि ऑनलाइन आपके खाते में आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 5% शेयर आपका रहेगा, 35% अनुदान रहेगा,
तो बचेगा 60%। 60% लोन का लाएगा। शुरुआत में आपका 5% शेयर रहेगा, तो उसी स्थिति में 95% बैंक फाइनेंस करेगा और उसी 95% लोन राशि पे बैंक का ब्याज लगेगा। ठीक है। ऑनलाइन क्लेम करने के बाद अनुदान आने में 1.5 से 2 महीना टाइम लगता है, इसलिए 1.5 से 2 महीना आपको पूरे अमाउंट मतलब 95,000, 5,000 तो चूँकि आपका है तो 95,000 रुपये आपको ब्याज के साथ मूलधन जमा करना पड़ेगा। उसके पश्चात जैसे ही अनुदान आ जाता है तो वो 95,000 में अनुदान राशि घट के आपका जो बची हुई राशि है उस पर ब्याज लगेगा। इसको उदाहरण के रूप में हम समझे, यदि 1 लाख का आपका लोन है तो 5,000 रुपया आपका रहेगा। ठीक है। और 2 महीना के अंतर्गत यदि या जब तक अनुदान नहीं आया तब तक आपको 95,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। जैसे 95 जैसे अनुदान आता है 35% सब्सिडी है इसमें, 35,000 आ जाता है तो 95,000 में 35,000 घट जाएगा, मतलब बचेगा कितना 60,000। 60,000 रुपये ही जमा करना है और उसी में ब्याज लगेगा, जो कि 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की जो अवधि है उसमें जमा करना पड़ता है। ठीक है। कौन कौन से कार्य कर सकते हैं इसमें? मुख्य रूप से हम जैसे बताया मैं कि गांव स्तर पे आप क्या कर सकते हैं, जो चलने लायक हो वही तो करेंगे ना भाई। तो बताया कंप्यूटर सेंटर कर सकते हैं, है ना भाई। मोबाइल रिपेयरिंग कर सकते हैं, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग कर सकते हैं, वेल्डिंग वर्कशॉप कर सकते हैं, आप प्लाइस ब्रिक्स लगा सकते हैं, मिनी राइस मिल, हालर मिल लगा सकते हैं, दोना पत्तल निर्माण कर सकते हैं, है ना। एक्टिव के पम्पलेट दिए हो इनको, पम्पलेट वगैरह दिए मिल जाएगा आपको, उसमें एक्टिविटी दिया हुआ है, आल टाइप से दिया हुआ है। हाँ, तो इसमें ये आपका पम्पलेट ना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन का है, योजना का है, इसको दे दो। तो ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का है। 1 लाख से लेके 50 लाख तक का लोन देने का प्रावधान है इसमें। ठीक है। जानकारी देने का उद्देश्य मेरा ये रहता है, चूँकि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, है ना भाई, तो आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है। जानकारी होगा तो आगे चल के आप इसको गांव के आसपास के लोगों को भी बता सकते हो, या आपको ज़रूरत पड़ी। देखिए, नौकरी तो सब लोगों को नहीं मिल पाएगी, है ना भाई। तो कहीं ना कहीं चूँकि आप लोग टेक्निकल फील्ड में हैं और टेक्निकल रूप से आगे चल के आप काम करना चाहेंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आगे चल के आप टेक्निकल फील्ड में जाएंगे। हो सकता है छोटे उद्योग चालू करते हुए आप बड़े भी बना सकें, है ना। तो इसके लिए आपके पास जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैं इस योजना को बता रहा हूँ। हालांकि मैं बताना चाहूँगा इस योजना का टारगेट हमारा क्या है, इस वित्तीय वर्ष का पूरा हो चुका है। तो इसलिए क्या इसमें हम आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए मैं नहीं बोलूँगा, आप 3 महीना बाद मतलब अप्रैल की स्थिति में आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। ये छोटा सा जानकारी मैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में बताया। इसी में किसी को पूछना तो नहीं है? अभी तो थोड़ा संक्षिप्त जानकारी बताया, उसमें किसी को पूछना तो नहीं है? फिर मैं दूसरी योजना के बारे में बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, जो पहले आपको पम्पलेट मिला होगा, उसमें भी देखिए 35% अनुदान उसमें भी देने का प्रावधान है। उसमें भी न्यूनतम योग्यता 8वीं पास है। अंतर यही है कि इसमें खाने पीने की वस्तुएं, जो भी हम खाने पीने की वस्तुएं हम उद्योग या बनाएंगे उसके संबंध में इसमें ऑनलाइन अभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी ये ऑनलाइन प्रक्रिया है। आप खाने पीने की वस्तुओं में क्या बना सकते हैं? देखिए, मिनी राइस मिल लगा सकते हैं, तेल मिल लगा सकते हैं, तिल का लड्डू लगा सकते हैं, है ना भाई। पोहा जो लगा सकते हैं, है ना भाई, मुर्रा बोलते हैं जिसको हम, पोहा मुर्रा भी बना सकते हैं इसमें। मक्के जो ये बाजरे है, मक्का है, इसका प्रसंस्करण भी कर सकते हैं। वन में जो फल फूल मिलते हैं उसका भी प्रसंस्करण कर सकते हैं इसमें। ये सारी चीज़ें ना खाने पीने के वस्तुएं इसमें आएगी। इसमें भी न्यूनतम 1 लाख से लेके अधिकतम तो लिमिट नहीं है, फिर भी आप जितना भी हो 1 करोड़ का भी प्रोजेक्ट लगा सकते हैं इसमें। ठीक है। इसमें भी 35% सब्सिडी देने का प्रावधान है। और ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना अभी वर्तमान में लागू है। इसका हम लोग ऑनलाइन आवेदन करा रहे हैं। यदि आपके बीच में किसी को इच्छुक होगा या आपके आसपास के लोग हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलेटेड दोनों योजना सब सेम है। अंतर सिर्फ यही है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन में जब जाएंगे तो इसमें प्लांट एंड मशीनरी पर 35% अनुदान देने का प्रावधान है, जहां प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन दोनों में देने का प्रावधान है। यहाँ पे सिर्फ मशीनरी उपकरण और सेट बिल्डिंग, जो बिल्डिंग बनेगा उस पर देने का प्रावधान है। तो ये योजना जो है अभी चल रही है। ठीक है। अब इसके बाद आता हूँ कि स्टार्टअप के तहत औद्योगिक नीति में जैसे बात कर रहा था मैं, कि यदि आपने स्टार्टअप के तहत आपने पंजीयन कर लिया
ठीक है ना भाई, आपने स्वयं के पैसे भी लगा भी लिया है, अब आपको आगे चल के पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, फाइनेंस कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगा? प्रक्रिया का मतलब यही रहेगा कि आप स्टार्टअप का पंजीयन करा लिए हैं तो स्टार्टअप सर्टिफिकेट आपने प्राप्त कर लिया, ये माना जाएगा कि आपने स्टार्टअप प्रारंभ कर दिया। उसके पश्चात आपको उद्योग विभाग से ऑनलाइन उद्योग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो उसको बोलते हैं उद्यम आकांक्षा, ठीक है ना। ये अभी निःशुल्क है, निःशुल्क है ना अभी? रवि कहाँ चल रही? ठीक है, वो भी निःशुल्क है अभी। आप ऑनलाइन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जाके ऑनलाइन उद्यम आकांक्षा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें आपका लगेगा आधार कार्ड लगेगा, मशीनरी का कास्ट लगेगा, उसमें डाटा उसमें एकदम फिट करना पड़ता है। उसके बाद कितने लेबर लगेंगे, कितने आपको एचपी का मोटर लगेगा, विद्युत कितने लगेगा, ये सब उसमें जानकारी देना पड़ेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑनलाइन अगर नेट चल रहा है तो ठीक 15 से 20 मिनट में ये जनरेट हो जाता है। ये उद्यम आकांक्षा रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना उद्योग स्टार्ट करते हैं या इसी बेस के आधार पे आप बैंक से लोन प्राप्त करते हैं, जितना भी हो, 5 लाख 10 लाख 20 लाख या आगे भी करोड़ों का, है ना, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, जो भी आपको इंडस्ट्री को ज़रूरत हो, जो भी स्टार्टअप को ज़रूरत है, तो आप लोन लेके स्टार्टअप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। उसके पश्चात क्या होगा, चूँकि आपका पंजीयन पहले हो चुका है, अब उसके पश्चात क्या है, जब उत्पादन आप प्रारंभ करेंगे तो आपको उत्पादन सर्टिफिकेट जारी कराना पड़ेगा। उत्पादन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद जो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे रिक्वायर रहेगा, आपको ऑनलाइन पता चल जाएगा उसमें। जैसे बताया ना शुरू में, आपको ज़मीन का डायवर्सन का कागजात लगेगा, मशीनरियों के बिल लगेंगे, है ना भाई, एनओसी लगेंगे, विद्युत कनेक्शन प्रमाण पत्र लगेंगे, ये उसमें लगता है, ठीक है। उसके बाद आप ये प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। उत्पादन प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात यहाँ पे मुख्य रूप से 2-3 प्रकार के जो अनुदान मिलती है। शुरुआत में जब लोन आप प्राप्त करेंगे तो स्टाम्प ड्यूटी शुल्क मिलता है ना भाई, स्टाम्प शुल्क लगता है। जैसे बैंक में कभी आपने लोन का प्रक्रिया कराया होगा, कोई भी किसी भी प्रकार के मोटरसाइकिल का लोन भी कराए होंगे, किसी ने कराए हैं, ये जानकारी हो तो उसमें वो स्टाम्प टिकट लगाता है वो, ठीक है ना, वही है स्टाम्प शुल्क छूट। इसका मतलब ये है कि जब आप डिपार्टमेंट के तहत रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस प्रमाण पत्र के आधार पे आपको स्टाम्प शुल्क फ्री हो जाएगा। उसके पश्चात क्या करेंगे, आपका जो भी मशीनरी लगी है, जो भी बिल्डिंग में लगा है भाई, सामान लगा है ना भाई, बिल्डिंग बना है, मशीन लगा है, उसका आपको 35% अनुदान देने का प्रावधान है। उसके लिए क्या करेंगे, जो भी बिल वाउचर है वो रखना पड़ता है, उसमें अपलोड करना पड़ता है, सीए से उसका चार्ट लिस्ट बनाना पड़ता है और साइन कराना पड़ता है। मतलब आपने जो सबमिट कर रहे हो बिल वाउचर वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो उसके आधार पे जो भी निवेश रहेगा उसका 35%, जैसे कि अभी राइस मिल में हम लोग क्या दे रहे हैं, राइस मिल में यदि 1 करोड़ का अगर राइस मिल लगा रहा है, ठीक है, तो 35 लाख की सब्सिडी देते हैं हम उसको। 1 करोड़ का अगर राइस मिल लगा रहा है तो 35,000 का सब्सिडी। और यदि वो स्टार्टअप के तहत आएगा स्टार्टअप के तहत आएगा, या हो सकता है उसका प्रोप्राइटर जो है महिला हो, तो ऐसी स्थिति में 10% एक्स्ट्रा मिलता है उसको, ठीक है ना, तो 35% से बढ़ जाता है। तो ये स्टार्टअप का बेनिफिट उसमें वही है कि आपको 5 से 10% एक्स्ट्रा उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो ये बताया मैंने स्थायी पूंजी निवेश का। पहले स्टार्टअप में स्टाम्प शुल्क बताया था कि फ्री ऑफ हो जाएगा वो। स्थायी पूंजी निवेश में क्या है कि आपको 35% अनुदान देने के प्रावधान है, उसमें आपका बिल वाउचर सबमिट करना पड़ेगा। उसके पश्चात देखिए, आपने बैंक से लोन निकाले हैं, ठीक है, तो बैंक तो भाई वो तो बिजनेस करने के लिए बैठी है ना भाई, तो वो तो ब्याज लगाएगी, चाहे 9% लगाए, चाहे 10%, चाहे 11%, ठीक है। तो जब आपकी इंडस्ट्री को वो 1 करोड़ का फंड किया है, आपको फाइनेंस किया है, तो वो ब्याज तो लगाएगी, है ना भाई। वो एक अलग मैटर है कि यदि आपने 1 करोड़ का लोन लिया है तो 35 लाख जो है सब्सिडी आ गए तो जमा हो जाएगा, तो बचा कितना, 65 लाख तो बचा ना। तो उस 65 लाख पे आपको ब्याज भी देना पड़ेगा और मूलधन भी देना पड़ेगा। तो औद्योगिक नीति के तहत अभी जो औद्योगिक नीति हमारा चल रहा है वो 2024-30 कल आ रहा है। तो 2024-30 के तहत आपको ब्याज अनुदान में 50% से लेके अधिक, मतलब आपका स्टार्टअप है तो उसमें 10% जोड़ सकते हैं, है ना। 50 का 10% 5% एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब 55% आपको अनुदान, ब्याज अनुदान देने के प्रावधान है। कब तक की स्थिति में, यदि हम सामान्य उद्योग को 5 साल के लिए दे रहे हैं तो आपके इंडस्ट्री को 6 साल देंगे, ठीक है। उसमें कैटेगरी दिया हुआ है, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए, अलग अलग सेक्टर के लिए वर्ष की अवधि है अलग अलग, ठीक है। फिर भी मान के चलिए
5 वर्ष तो आपको ब्याज अनुदान हम लोग देंगे। तो जो भी जैसे कि ब्याज आपको 1 महीना में मान के चलो 1 लाख का ब्याज लग रहा है, तो वो हमने 50,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो आप क्लेम करते जाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, पहले आप बैंक से सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, पहले आपको मूलधन और किस्त जमा करना है, उसके पश्चात ही आपको मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई आप ब्याज मूलधन जमा कर दिए, ब्याज जमा नहीं कर रहे हैं, तो ब्याज और मूलधन दोनों जमा करना पड़ेगा, उसके पश्चात क्लेम करेंगे आप, तब वो ब्याज अनुदान आपके खाते में जाता जाएगा। ठीक है ना, तो ये स्टार्टअप को मान के चलिए 3 प्रकार के सुविधा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, ये संक्षिप्त में उद्योग विभाग के मैं औद्योगिक नीति के बारे में बताया, जो कि स्टार्टअप से रिलेटेड है। अदर जैसे कि और मान के चलो आपके प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो बाहर जा रहा है ना भाई, और यदि उसमें कोई टैक्स लग रहा है ना भाई, या कोई सामान मंगा रहा है ना भाई, एंट्री टैक्स लग रहा है या जीएसटी भी लग रहा है आपका, तो उसमें भी जीएसटी में भी बेनिफिट देने का प्रावधान है। यदि आपका प्रोडक्ट आपके